and this is a tribute to Malka Pukhraj. I'd like to ask our moderator for this session, Ayla Raza, to please take her seat on the stage, and then to invite Tahira Saeed and Arshad Mahmood, the panelist. Ayla Raza. Tahira Saeed and Arshad Mahmood. One or two housekeeping announcements before the session begins. Would you please put your mobile phones onto silent? And there will be a question answer session to the end of the session, which will be for 15 minutes or thereabouts. Please raise your questions. Do not make statements. Thank you. I'd like to introduce our moderator for this session, Ms. Ayla Raza. Is a founder member and presently director of All Pakistan Music Conference, Karachi, a society for working for the preservation and promotion and development of traditional performing arts in Pakistan. Over to you, Ayla. आप सबको खुश आमदीद। ये वाला सेशन वैसे तो मलका पुखराज पे, बट वी हैव अनदर स्टार ओवर हियर जो कि ताहिरा सैयद साहिबा बिल्कुल किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। I told her that she's part of our consciousness, the way we've seen her, her जो भी उनका इतना लंबा सफ़र रहा है ऑफ तो अब आ रही है बस? Okay. So we're very fortunate to have Tahira Saeed Sahiba and Arshad Mahmood Sahab with us. So we'll start the discussion, I guess. एक मैं बात कहना चाहूँगा, जो साउंड पे हमारे हैं लोग, अगर आप ये जो स्टेज मॉनिटर्स हैं इनको अगर बंद कर देंगे तो फिर हमें मौका मिलेगा, हम लोगों से बात कर सकेंगे, नहीं तो सारे प्रोग्राम में हम सिर्फ माइक्रोफोन से बात कर रहे हैं। तो आप ये जो स्टेज के मॉनिटर्स हैं इनको बंद कर दें, और ताकि हम ज़रा पीछे भी हों तो हमारी आवाज़ आप तक जाए, और थोड़ा सा आप जो हाउस के जो है स्पीकर वो अब आप बढ़ा सकते हैं, क्योंकि अब फीडबैक नहीं होगा। मैम सॉरी, दिस इज़ माई बिजनेस, सो दैट इज़ वाई आई जी। अच्छा, तो शुरू आई थिंक हम लोग करते हैं मलका पुखराज की आवाज़ की इनफरादियत से। उस ज़माने में जो राइज आवाज़ें थीं और गज़ल गायक थे, उनके हिसाब से ख़वातीन में, तो लेट्स स्टार्ट द कॉन्वर्सेशन विद दैट। अरशद साहब जी बिल्कुल। देखिए, मेरी नज़र में तो जितनी भी आवाज़ें होती हैं वो सब अपनी एक कैरेक्टरिस्टिक लेके चलती हैं, लेकिन ज़ाहिर है जिस ज़माने की आप बात कर रहे हैं, या जब मलिका पुखराज जो हैं वो एक तरह से जोंगिंग स्टार बनी थी बरे सग़ीर की, तो उस वक्त ज़्यादातर रिवाज ये था कि ऐसी आवाज़ें जो थोड़ी ज़रा भारी हों, या मैं इसको ऐसे अगर आप समझ जो आ जाए बात, वो ये है कि जी जैसे एक आवाज़ थी गीता दत्त की या वो, और एक शमशाद बेगम या लता की आवाज़ थी जो ज़रा बारीक होती थी, तो उन दिनों में ज़्यादा ज़रा भारी आवाज़ों का रिवाज ज़्यादा था। जितनी भी उस वक़्त कंटेम्प्रेरी सिंगर्स, ख़ास तौर पे ख़वातीन जो थी, उनकी आवाज़ जिस तरह बेगम अख्तर हैं या रसूल भाई हैं, जिन्होंने गज़ल गाई या उस फॉर्म में उन्होंने कुछ काम दिखाया जिसमें मलिका पुखराज ने भी दिया। मेरा ख्याल है जी कि एक तो ये बहुत बड़ी वजह थी कि उस ज़माने में जो साउंड का सिस्टम था वो इतना सेंसिटिव नहीं था जितना अब है,
और मुझे याद है कि 78 RPM की अपनी डायनामिक्स जिस तरह से जब मैंने गाना सीखा मम्मी से तो वो मुझे फुल थ्रोटेड गाने को कहती थी, मगर जब मैंने जाके रिकॉर्डिंग्स की तब EMI पे या TV पे, तो वहाँ पे जो कंपोज़र थे वो मुझे कहते थे कि आप आवाज़ को मॉड्यूलेट करें अकॉर्डिंग to the mic. And I think that was the biggest difference between the singing of her times and the singing of my time. And then of course gradually it improved so much that you could be at a 12-inch distance and the mic would still catch your voice. So ये मेरा ख्याल है एक contributing factor था उस वक्त की आवाज़ों में और अब की आवाज़ों में। हाँ, क्योंकि सीने की जैसे वो है, उसके बगैर चारा नहीं था। मतलब आप ये माइक्रोफोन भी जो है वो 19वीं सदी में ही या 20वीं सदी में ही आया, उससे पहले नहीं था। तो जितने भी प्रोग्राम होते थे, जितने कॉन्सर्ट होते थे, बगैर माइक्रोफोन के ही होते थे। और जितने भी फनकार थे, चाहे वो साज बजा रहे हों या वो गाना गा रहे हों, वो एक महफिल को जैसे 50-100 लोग तो कम से कम होते ही थे, तो उन सब को अपनी आवाज़ पहुंचाना जो है ये आपके फ़न का हिस्सा था। बिल्कुल बिल्कुल। तो उस इसी पस मंज़र में बट मलका पुखराज की आवाज़ का जो एक भारी टम्बर जैसे आई गेस कहेंगे, वो फिर आगे तक भी हाँ नहीं, वो आप जो नौजवान लोग हैं जिन्होंने उनकी आवाज़ 70s में सुनी या 68 के बाद सुनी, आपको लगता है कि उनकी बड़ी भारी भरकम आवाज़ थी, लेकिन जो उनकी पुरानी चीज़ें हैं इससे पहले जो उन्होंने गाई हैं उसमें थोड़ी सी आवाज़ जो है वो उतनी भारी नहीं है। लेकिन जो सबसे बड़ी बात उनकी, जो सबसे बड़ी खूबी थी आवाज़ की, वो ये कि उनका जो एक रियाजत करके या जो एक पक्कापन उनकी आवाज़ में था, जो कि पहले भी था और बाद में भी था। बिल्कुल। आवाज़ का बदल जाना जो है वो उम्र के साथ वो एक फितरी फेल है, वो तो हो ही जाता है, लेकिन उनका जो सुर को और समझ के जहन से गाना ये इतना खूबसूरत था कि और वाकई वो अपने ज़माने में बहुत पॉपुलर थी। और होता यही है, एक फ़नकार जो है उसका नाम होता ही उस वक्त है जब उसकी कम्युनिटी जो है वो उसके काम में बिलीव करने लगे, जब उसके काम को पसंद करने लगे। तो ये एक बहुत बड़ी उनकी खूबी थी कि उनको क्लासिकी मौसीकी की जो तालीम थी उनकी, या जिस तरीके से उन्होंने रियाज़ किया था और जैसे आवाज़ उन्होंने बना ली थी, वो बहुत काबिल सताइश। जी बिल्कुल बिल्कुल। उसी में तो क्या हमको एक किस्म की कैन वी पुट के कुछ स्टेजेस थी जिनके थ्रू उनका म्यूज़िकल करियर आप कुछ स्टेजेस में देखते हैं इस तरह से? आप बताइए प्लीज़। मेरा ख्याल है जी कि जब वो रिकॉर्डिंग शुरू की उन्होंने, तो तब 78 RPM के ऊपर होती थी रिकॉर्डिंग, एंड इट वाज अ वन टाइम शॉट, यू डिड नॉट गेट अ रीटेक जी। तो वो जो 2.5 मिनट का रिकॉर्ड था उसमें गाने वाले को अपनी पूरी तैयारी और पूरी नॉलेज का दिखाना पड़ता था कमाल। और वो 2.5 मिनट में इतनी जगह और इतनी तेज़ी से कहते थे कि इट वाज रिमार्केबल। सही। और तभी उनकी जो आप रिकॉर्डिंग सुनते हैं वो उनकी 78 पे हुई हुई हैं। उस वक्त वो थोड़ी सी तेज़ी भी थी उसमें, तो आपकी ओरिजिनल आवाज़ से वो ज़रा ज़्यादा तेज़ होती थी। पिच का थोड़ा जी, पिच का थोड़ा फ़र्क होता था। तो एक तो वो ज़माना था जब वो 78 पे रिकॉर्डिंग्स करती थी, और फिर 70s में उन्होंने टीवी पे या EMI पे जो रिकॉर्डिंग्स की वो फिर फ़र्क थी। और जैसा आपने कहा कि पहले उनकी आवाज़ इतनी बेस में नहीं थी, सही। बाद में बेस ज़्यादा नज़र आना शुरू हुआ। तो उस वक्त के सिंगर्स और आज के सिंगर्स में सबसे बड़ा यही फ़र्क है कि अब हमारे पास फैसिलिटी है कि आप रिकॉर्डिंग को दोबारा कर सकते हैं। जैसा अरशद आपको बताएंगे कि अगर एक लफ्ज़ आपसे गलत हो गया तो उसकी भी 3 हिस्सों में रिकॉर्डिंग हो सकती है। सही। तो
I always say it's very easy to sing now. अब बहुत सहल है, Everyone can be a singer. सही, उस वक्त की रियाजत और उसकी बहुत फर्क। एक हमारे पास एक छोटी सी डेमोन्स्ट्रेशन है ऑफ मलका पुखराज का एक ऑडियो है, इट्स अ स्मॉल पीस जो प्री पार्टीशन है, और उसमें आप पॉसिबली देख पाएंगे इसको अगर हम वो प्ले कर सकें। ये ठुमरी है भैरवी में। अगेन मलका पुखराज ऑब्वियसली साइड ट्रेंड तमाम असनाफ में, क्लासिकी, नीम क्लासिकी मौसीकी। चले, इसी वजह से शायद टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा उस पर इतना भरोसा नहीं करनी चाहिए प्रॉब्लम। वैसे भी हम तीसरी दुनिया के मुल्क हैं, हाँ, तो उसमें और भी ज़्यादा यहाँ इस तरह की जो टेक्निकल प्रॉब्लम्स जो हैं वो ज़्यादा होती हैं। स्टेजेस की जहाँ हम बात करते हैं, उनकी एक किताब, उनकी सवाने उम्री, एक जो OUP ने भी पब्लिश की, सॉन्ग संग ट्रू के नाम से, उसमें आपके वालिद का बहुत जिक्र है एज ह्यूज सपोर्ट फॉर, एंड आई थिंक दैट जिस किस्म की डिवोशन उसका इजहार उसमें हुआ है, और उनकी वफ़ात पे जो इमोशनल अपहीवल हुआ, उसके क्या असरात हुए उनके म्यूज़िकल करियर के हिसाब से? ताहिरा आप भी बताइए साहब की। जब मेरी वालिदा के साथ वालिद थे, तो उस ज़माने में मम्मी को बहुत कम इंटरेस्ट था परफॉर्मेंस में, मगर प्रैक्टिस और हारमोनियम पे वो अक्सर घर पे गाया करती थीं, और मुझे उन्होंने गाना सिखाना शुरू कर दिया था जब मैं 12 साल की थी। तो इतना इंटरेस्ट था कि मैं गाना ज़रूर सीखूं, और मेरे वालिद को भी बहुत शौक़ था कि मैं गाना गाऊं, मगर उनकी ज़िंदगी में मम्मी को घर में और बच्चों में इतना शौक़ था वक्त गुजारने का कि वो परफॉर्मेंस से कोई ख़ास इंटरेस्ट नहीं था उनको, करती थी कभी, मगर नॉट वेरी हैप्पीली। और मेरे वालिद को इतना शौक़ था कि वो ख़ुद, मुझे याद है कई दफ़ा हम सुबह 7 बजे रेडियो स्टेशन मम्मी के साथ जाते थे, और मैं और मेरे वालिद बाहर बाग में बैठते थे और मम्मी की अंदर रिकॉर्डिंग हो रही होती थी। तो वो बहुत इंसिस्ट करते थे और कहते थे कि तुम ज़रूर गाओ। और जब उनकी वफ़ात हुई 1968 में, तो उसके बाद मम्मी का जो तासुर था ज़िंदगी का, वो बहुत बदल गया। शी बिकेम डिप्रेस्ड एंड अनहैप्पी एंड एक्सट्रीमली विदड्रॉन, and the only thing that would take her out of her depression was music. और मुझे सिखाने में उनका बहुत टाइम गुज़रता था, मुझे बिल्कुल शौक़ नहीं था सीखने का। और
उनको देख के मैं कोशिश करती थी कि मैं उनकी बात मान लूँ और उनके साथ बैठ के गाना सीख लूँ, क्योंकि आई कुड सी दैट इन दैट टाइम शी वॉज सो इन्वॉल्व्ड इन म्यूज़िक दैट शी वुड फॉरगेट हर सॉरो. और इसी तरह I started appearing on television, and that became her ambition to have me sing and for me to sing better. तो वो मुझे सिखाती रही और मैंने टीवी पे आना शुरू कर दिया. And in the meantime, a lot of people prevailed on her, और वो ख़ुद भी गाना दोबारा शुरू किया उन्होंने. और इसी तरह हमने टेलीविज़न पे काफ़ी चीज़ें इकट्ठे की, और दोबारा उन्होंने अपने आप को उस डिप्रेशन में से निकालने के लिए दोबारा गाने में बहुत इंटरेस्ट लिया, और बहुत सी उनकी फिर गज़लें रिकॉर्ड हुई. और काफ़ी गैप के बाद मैंने देखा कि ये 70s में और 80s में उन्होंने दोबारा रिकॉर्डिंग्स की, और वो अभी भी चलती हैं और मशहूर हैं. कुछ आई थिंक इस अरसे को इस तरह से भी इन टर्म्स ऑफ जो उन्होंने इंतखाब किया, जो अगेन मलका पुखराज की एक बहुत बड़ी जो इनफरादियत है उनके काम की, उनके जो भी बॉडी ऑफ वर्क है, वो मजमून की वसअत है इन टर्म्स ऑफ द काइंड ऑफ पोएट्री शी चोज टू परफॉर्म. तो वो भी शी वॉज वेरी मतलब मैं यहाँ बहुत ज़रूरी बात करना चाहूँगा कि एक तो ये कि उन बहुत ज़हीन थी, क्योंकि मैंने बहुत वक्त उनके साथ गुजारा है, स्टूडियो में भी गुजारा है, और हमने एट लेंथ म्यूज़िक भी डिस्कस किया है. और ज़हीन थी, और वो तमाम मामलात को जानती भी थी, और उनको ये भी पता था कि जिस कंपनी को मैं रिप्रेजेंट कर रहा था, म्यूज़िक पब्लिशिंग को, उनके मुनाफा जो है उनको ज़रूरी है ताकि वो कंपनी बंद ना हो और चलती रहे. तो बावजूद इसके कि जैसे आपने भी ये सुना, भैरवी की जो चीज़ सुनी है, और भी बेशुमार चीज़ें मैंने तो उनसे सुनी हुई थी जो उनको याद थी, क्लासिकल चीज़ें. तो जो पहला प्रपोज़ल वो लेके आई थी EMI के पास, वो ऐसी चीज़ थी कि उससे पहले वो रिकॉर्ड नहीं हुई थी, एक बाकायदा उसकी शक्ल. अच्छा, वो भी इस वजह से कि क्योंकि वो जम्मू में रहीं ज़्यादा, तो उन्होंने वहाँ बेशुमार वहाँ के फोक जो गीत थे, जिनको हमने पहाड़ी गीत हमने रिकॉर्ड किए और फिर वो रिलीज़ किए, और वो बहुत मकबूल हुए. और वो बहुत, तो ये सारा जो आइडिया था ये हमारा नहीं था, उनका था. तो इसकी वजह से मतलब हमारी कंपनी में उनकी बड़ी कदर थी. मंसूर बुखारी साहब तो खैर वो थे ही, उनकी क्योंकि पुरानी पहले से ही उनसे थी काफ़ी मिलना. तो ये उनमें एक बहुत बड़ी खूबी थी कि वो बहुत सोच समझ के ये काम करती थी जी. और वो चाहती थी कि जो काम किया जाए उसमें कोई अच्छाई का पहलू या लोगों को पसंद आए, इस चीज़ का बहुत ख्याल रखती थी. एक चीज़ अगर आप दोनों, जिस तरह से पहले भी बात भी हुई कि आप कि उस ज़माने में गज़ल की गायकी का अंग, जैसे ठुमरी अंग या जैसे मुजरई अंग, जिसने उसकी थोड़ी सी अगर डेफिनेशन हमारी ऑडियंसेस के लिए समझाने के लिए बताइएगा कि उस ज़माने में किस तरह से वो क्योंकि रिवाज, वैसे तो गज़ल जो है वो गाई जाती थी बहुत पहले से, लेकिन वो ज़्यादातर फोक ही तस्वुर की जाती थी, या आप ये कह लें कि एक ख़ास किस्म का एक चीज़ थी. और लोग मुग़ल दरबारों में भी फ़ारसी की गज़लें गाई जाती थी, लेकिन आम तौर पर वो ख़वातीन ही गाती थी गज़लें. और जिसकी वजह से उसमें एक पहलू, जैसे आप अगर इमराव जान का वो नावल पढ़े तो उसमें भी आपको वो सिचुएशन नज़र आती है कि कोई गाता था और फिर साथ रक़्स भी उसके होता था. तो गज़ल में इस चीज़, यानी जब उसको कंस्ट्रक्ट किया जाता था, यानी वो तर्ज उसकी बनाई जाती थी, उसमें ये ख्याल रखा जाता था कि इसके साथ रक़्स भी होना है. तो लिहाजा उसको बनाए वैसे जाते. तो वो जो स्टाइल था गज़ल बनाने का या गज़ल गाने का, उसको मुजरई अंग
क्योंकि कोर्ट्स में इसी तरह से तो उसमें स्पेस जैसे क्रिएट होती हाँ थी जी, जिसमें रक्स के लिए एक बाकायदा गुंजाइश उसमें रखी जाती थी। तो उसकी मिसाल तो बेशुमार है। मतलब मलिका के वो जो गज़ल है जागे तमाम रात जगाए तमाम, वो उसमें भी बिल्कुल वो वैसे ही बांधी गई है जैसे वो उस स्टाइल। जी, मतलब जैसे अंतरे के लिए जी उसमें तबला नहीं होगा जी। जब यानी शेर का पहला मिसरा पढ़ा जाएगा तो उसमें तबला नहीं होगा, और उसमें ज़ाहिर है कि जब वो आप पढ़ा जा रहा है उसका कोई एक उसमें भी कोई एक इंसानी एहसास या जज्बे की तर्जमानी होती है, तो उसके साथ नृत्य होती थी। हाँ, अभिनय नृत्य के हाँ जी, या भाव होते थे रक्स के। अच्छा, उसके बाद जब दूसरा मिसरा आता था तो उसमें फिर साथ तबला पहले मद लय में और फिर ज़रा उससे तेज़ी से होता था, जिस पे आप रक्स की तत्कार वगैरह कर सकते हैं। तो ये यानी ये तरीका था। और फिर उसके बाद जब ये राजवाड़े वगैरह का इनका पेट्रनेज का सिस्टम जब ख़त्म हुआ, तो क्या ये कह सकते हैं कि गज़ल में जो मज़मून है उसमें भी थोड़े से चेंजेस आए, सोशल कंटेंट, पॉलिटिकल कंटेंट, जो मलका पुखराज के यहाँ बहुत उन्होंने काफ़ी उसका इस्तेमाल किया और काफ़ी उस कंटेंट। एक्चुअली वो देखिए मैं काफ़ी दफ़ा ही कहता भी रहता हूँ कि जो हमारा जो म्यूज़िक की डेवलपमेंट है ख़ास तौर पे हमारे ख़ित्ते में, वो जुड़ी हुई है हमारी शायरी की ट्रेडिशन के साथ भी जी। और गज़ल जो है उसको जैसे वो पहले जिसमें रोमानवी मज़ामीन ज़्यादा होते थे, तो हमारे शायरों ने फ़ैसला किया कि नहीं, कुछ और मज़मून भी इसमें बांधे जाएँ, और के यानी हमद के शेर भी जो हैं वो गज़ल में शायरों ने कहने शुरू किए। तो उसके साथ साथ फिर जो सिंगर थे, लेकिन मैं समझता हूँ कि गज़ल सही मानों में जब पॉपुलर हुई वो रेडियो जो कि तकरीबन 1920 के करीब यहाँ आया, तो वहाँ जब रिकॉर्डिंग शुरू हुई तो वहाँ पे गज़ल एक बड़ा फेवरेट वो सिंफ हो गई थी, क्योंकि मुशायरों की भी ट्रेडिशन थी, लोग बहुत शौक़ से मुशायरों में जाते थे। अच्छा, अब ये है कि कोई कोना मश्क आर्टिस्ट है, बेगम अख्तर हैं या और जो गाने वाले हैं, वो जब गज़ल गाते थे तो वो मुशायरे का लुत्फ़ भी आप लेते थे, क्योंकि ये मैंने मुशायरा पीट की जो एक है कि जी फ़लाँ गज़ल जो है मुशायरा पीट गज़ल है, तो वो भी मैंने मामा से ही सुनी थी एक दफ़ा। मुशायरा पीट मतलब कि ऐसी कि जो मुशायरे में जिसको बहुत दाद मिल सकती है। तो ये एक ट्रेडिशन थी, लेकिन जब वो रेडियो पे गज़ल आनी शुरू हुई तो उसमें मर्द हजरात ने भी गानी शुरू की, जैसा बरकत अली ख़ान थे, उन्होंने गाई गज़लें बाद में। तो फिर वो जो अब हम जिस फॉर्म को देखते हैं गज़ल की, तो उसमें ख़ासी तब्दीलियाँ मौसीकी के एतबार से भी आई और गज़ल के मज़ामीन के एतबार से भी आई। सही। तो कुछ थोड़ा सा अगर, क्योंकि आप दोनों का इतना साथ रहा है, अब जाहिर सी बात है ताहिरा आपा का तो है ही, बट अरशद साहब का भी गज़ल की गायकी की अपनी एक रूल्स हैं, ग्रामर है, जो अब थोड़े से जो गज़ल गायक हैं उनको इतना उसके ऊपर उतनी दस्तरस उसकी कमांड नहीं है, बट थोड़ा सा बताएंगे कि किस तरह से क्या उनकी अपने डिसिप्लिन में क्या। तायरा आप आपसे शुरू करते हैं, फिर उसके बाद फिर अर्शद साहब। मेरा ख्याल है जी कि मेहदी हसन साहब की जो गज़ल की गायकी थी, दैट वाज अ यूनिवर्सिटी फॉर अदर सिंगर्स टू फॉलो। अच्छा। और उन्होंने जो गज़ल के लिए मैं समझती हूँ जितना उन्होंने काम किया, कम ही किया होगा किसी ने। आई थिंक हिज नेम इज़ सिनोनिमस विद गज़ल, एंड ऑल फॉर्म्स ऑफ गज़ल दैट एग्जिस्टेड बिफोर हिम वर डन विद व्हेन ही स्टार्टेड सिंगिंग, और अभी तक वही चल रहा है और वही राइज है। मयार जो है वही बन गया। देखिए, बात यह है कि ये बातें भी, मतलब मैंने तो इसी तरह इन सब बुज़ुर्गों के साथ, इसमें मैं फिर वापस मलिका पुखराज पे आऊँगा कि उनको बहुत सख्त
इस चीज़ का शऊर था कि कलाम जो है वो क्या हो, गज़ल कौन सी चुनी जाए, और मुझे काफ़ी दौड़ाया उन्होंने इस वो भी खुद मतलब ये भी एक प्रोसेस के इंतखाब खुद करते जी, जी। किताबें मंगवाती थी अरशद से जी, और उनमें देखती थी, हाँ। और फिर जो अच्छी लगती थी उसका कोना टर्न करके इनको देती थी कि ये मुझे पसंद है, हाँ। और उनमें से वो फिर सिलेक्ट करती थी कि किस कंपोज़र को ये गज़ल देनी है कंपोज करने के लिए, और फिर वो गाती थी. शी वॉज़ वेरी पर्टिकुलर अबाउट द पोइट्री इन वॉट एवर शी सैंग. और आखिर तक मेरा ख्याल है यही था उनका. आपके साथ लास्ट रिकॉर्डिंग भी उन्होंने की थी. सो दैट वाज हर. शी वाज अ परफेक्शनिस्ट. वैसे भी मैं आपको पर्सनली बताऊं कि उनको कोई चीज़ आसान अच्छी नहीं लगती थी, उनको कोई चीज़ इम्परफेक्ट अच्छी नहीं लगती थी. शी सेट वेरी हाई स्टैंडर्ड्स ऑफ everything, whether it was morality, whether it was decency, whether it was music, whether it was embroidery, whether it was gardening, whether it was cooking. और जब मैं बच्ची थी तो I never saw her go into the kitchen, but as she became older she started cooking herself, and she would have मिट्टी की हांडी जिसके अंदर वो पूरा दिन लगा के खुद सब्ज़ी काट के खुद सारा कुछ करके she would make one dish in one whole day because she would not compromise on anything. और मेरा सबसे बड़ी उनके साथ शिकायत यही थी कि जो भी मैं गाती थी उनको अच्छा नहीं लगता था. She felt I could do better. और अपनी रिकॉर्डिंग्स पे भी आपको अरशद बताएंगे that she would repeat and repeat. Even when the composer said it was perfect, she would not be satisfied. बताइए अरशद. बिल्कुल. और वो कई दफ़ा ये भी हुआ कि उन्होंने ये कह भी दिया, उनको ये एहसास हो जाता था कि अभी काम तो ख़त्म हुआ नहीं, और ये मुझे कह रहे हैं कि ये बहुत अच्छा हो गया, बहुत अच्छा हो गया, ताकि ख़त्म हो रिकॉर्डिंग. कि वो ख़ास तौर पे जो टर्मिनोलॉजी है कि मामा ओके हो गया, बस ओके हो गया. वो कहती है मैंने पता है ओके की होता है, तो कोई काम में तो जाओ अपना काम करके आओ. अच्छा, वो अगर कंपोज़र चले गए तो ये सब म्यूजिशियंस को वहाँ पाबंद करके वो उसकी एब्सेंस में कंपोज़र की उसको दोबारा गाती थी जब तक कि उनको इत्मीनान नहीं हो जाता था कि ये अब ये सही हो गया है. और ये बहुत ही मैं इस चीज़ को एडमायर करता था. एक बहुत ही प्रोफेशनल उनका एटीट्यूड होता था. बिल्कुल बिल्कुल. इंटेग्रिटी, आर्टिस्टिक इंटेग्रिटी की बात है जी. अदायगी के हिसाब में जनरली भी गज़ल की अदायगी जो होती है, आप भी गाती हैं, आप क्या उसके बारे में कहेंगे कि उसकी? देखिए, ये जैसे आपने अभी सुना भी कुछ गाना, यानी उस ज़माने में भी लफ्ज़ों को बहुत साफ कहने की महारत भी सिंगर में होनी चाहिए, और ख़ास तौर पे गज़ल गाते वक्त. और आपको एराब जो है, जो वैसे जो फ़ारसी के लफ्ज़ उर्दू गज़ल में शामिल होते हैं या जिसमें इजाफत लगी हो, तो उसको एक ही लफ्ज़ ट्रीट करना ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि वो उसका मतलब जो है वो फिर वाज़ेह नहीं होता. और मेरे ख़्याल में वो तर्ज़ें जो हैं वो ही मशहूर और मकबूल होती है जिसमें जो ऐसी बन जाएं कि जो शायर कहना चाह रहा है वो तर्ज उसकी तर्जमानी करे, यानी जो शायर की इंटेंट है वो डैमेज ना हो, तो वही लोगों को ज़्यादा पसंद आती है. तो उसकी सब भी सिंगर जो हैं, जैसे बहुत ज़्यादा एहतियात करते थे, मेहदी हसन बहुत एहतियात करते थे, जिस तरह मामा बहुत एहतियात करती थी, मैडम नूर जहाँ बहुत एहतियात इन चीज़ों की करती थी, तो ताकि इब्लाग जो है वो किसी एतबार से कम, यानी उसमें कमी ना हो. बिल्कुल बिल्कुल. तो कुछ तायरा आपकी कोई एक्सपीरियंस में कोई ऐसी चीज़ें हैं जो कि? जी, हम बात कर रहे थे कल, एक अरशद ने कॉम्पोजिशन की थी जो मैंने फैज़ साहब की एशिया सोसाइटी न्यूयॉर्क में प्रोग्राम था, तो उसमें वो मुझे जब रिहर्सल करवाते थे तो आई वुड ऑलवेज़ गो रॉन्ग. सो अरशद वुड देन करेक्ट मी एंड टेल मी these two words have to be कुछ थोड़ा सा गा sung together. कौन सा था वो सबको बहम, वो सबको बहम सागर वाला. and what is the नहीं जेड़े लफ्ज़ गलत सी
हाँ हाँ हाँ, ये था जी जो मैं गलत कह रही थी। गो सब को बहम सागरो बादा तो नहीं था। ये मुझे कहते थे कि आपने सागर और बादा को इकट्ठा कहना है। हाँ, मैं तारा से ये कहता कि सागरों कोई लफ्ज़ नहीं होता, सागरों बादा लफ्ज़ होता है। तो अगर ये मुनासिब होगा आप इसको इकट्ठा कहें, क्योंकि सागरों तो कोई लफ्ज़ नहीं। मम्मी के जाने के बाद इन्होंने उनकी जगह ले रही है, बिकॉज ही इज़ माई बिगेस्ट क्रिटिक। तो ये जो सही तरीका था मैं आपको वो बताती हूँ। गो सब को बहम सागरो बादा तो नहीं था, ये शहर उदास इतना ज़्यादा तो नहीं था। गो सब को बहम सागरो बादा तो नहीं था। क्या तो तारापा कोई फेवरेट पोइट्स कोई ज़्यादा? हफीज़ जालंधरी की आपने मुझे बिल्कुल वो कह दिया। मैं आपको बता कितना जुल्म मामा ने मेरे पे भी किया हुआ है। आप बदला मेरे से ले रहे हैं। नहीं, मैं बिल्कुल आपसे नहीं ले रहा। मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूँ। एक दफ़ा वो कराची आई, मुझे कहती हैं कि वो मैं अपना घ्यो वगैरह सब ना लेके तो तू रात का खाना साढ़े वाली खाना है। मैं कह जी अच्छा, लेकिन मैनू किताबां चाहिए। मैं वो इब्ने इंशा दी नहीं मेरे को लेगी किताब, तो वो भी तू लिया के मैंने देनी है, और नासिर काज़मी दी भी लिया के देनी है। तो मैंने कहा जी अच्छा मैं ले आऊँगा। तो मैं वहाँ EMI साइट में दफ्तर था, वहाँ से उर्दू बाज़ार गया, वहाँ से किताबें लेके अपने कि जी अब देसी घी में पका हुआ खाना मामा के हाथ का खाऊँगा। तो जब मैं वहाँ पहुँचा तो ये घर पे नहीं थी। तो मैंने तारिक भाई के साथ 2-4 गप लगाई। कहती पता नहीं कितने चली गई। मैंने कहा जी अब मैं कुछ देर बैठा, वो नहीं आई, तो मैं वो किताबें छोड़ के तो वापस आ गया, और वो मुझे ज़ाहिर खाना नहीं मिला। अगले दिन सुबह मुझे फ़ोन करके कहती हैं अच्छा हाँ वो शाबाश तेनू देनी सी, तू किताबां छड़ गया सा, मैं वो बैठी हूँ मैं निशान लाए ने, और तू अज आके देखी कल तेनू मैं वो कुछ खवा सकी, अज मैं तेनू कुछ खवावांगी। तो वो निशान लगे ने, तो तू फिर वो एक मैं सोची कि बज़मी बनावे, निसार बज़मी साहब का जिक्र, तो एक जी मैं वो लाहौर लै जांगी, तो वो मैं किसी होर नूं कहांगी कि वो बनावे, तो ये तेरा काम है, तू कराची तू कराना। मैं कह जी अच्छा। सडनली शी सेड कौन बोल रहा है? मैं कहा मामा मैं अरशद महमूद। अच्छा 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 हाँ अच्छा, नहीं तो फिर मैं सही बंदे ना गल कर रही हूँ। अच्छा these kind of things। और मुझे खौफ भी बहुत आता था। वो बहुत डांटती थी भी थी, और प्यार भी बहुत करती थी, इसमें कोई शक नहीं है। और मैंने, आप यकीन कीजिए मैंने भी उनसे सीखा है एक लिहाज से। वही जो सीखा है वही आपको मैं बताता हूँ। तो यूँ नहीं कहा सही। बट मतलब जहाँ तक डिसिप्लिन का ताल्लुक़ है, उनकी एक एक चीज़, उनकी एम्ब्रॉयडरीज जो मैंने नेट पे कुछ देखी, जो नीडल वर्क का उनका के नमूने रखे हुए, हर चीज़ में इतनी नफासत नफीस इंसान खुद बजाते खुद। वो किस्सा भी सुनाओ। केड़ा? वो जो दिल्ली गए सो और मामा ने अपना खाना पका। जैसा कि मैंने बताया, बहुत मज़ेदार किस्सा है, आपको पता होना मम्मी चाहिए। को खाना पकाने का भी बहुत शौक़ था, और उनके मुताबिक कोई चीज़ उनके अंदर नहीं जा सकती थी जो ऑर्गेनिक ना हो, देसी घी ना हो, देसी मुर्गी, देसी गंदम, ये सब चीज़ें शी प्रैक्टिस्ड फॉर हर होल लाइफ। तो हम दिल्ली जा रहे थे एक प्रोग्राम के लिए, तो उन्होंने अपना टिफ़िन कैरियर बनाया और उसके अंदर मछली और आलू और करेले और रोटियां रख लीं, और कहा कि वहाँ पे मैं 1 हफ़्ता रहूँगी तो मैं यही खाऊँगी। तो हम चल पड़े। जब हम लाहौर से जाने लगे तो उन्होंने वो टिफ़िन कैरियर मेरी नीस को पकड़ा दिया, फराज़े को।
तो she was in her teens and it was very embarrassing at that stage to be carrying a tiffin carrier on a plane. So उसने मुझे आके कहा कि देखें दीदी अब मम्मा क्या कर रही हैं, मुझे ये पकड़ा दिया है, अब मैं क्या करूं. मैं कहा अच्छा मुझे दो. मैंने अपने म्यूजिशियंस को पकड़ा दिया कि वो बैठेंगे तो वो रख लेंगे. जब हम जहाज़ पे चढ़े तो मम्मी ने कहा मेरा डब्बा किथे. उसने कहा मम्मा वो पीछे म्यूजिशियंस दे कोल है. कि नहीं जा वो लेके आ. I think she had a doubt that they would eat something out of it while on the flight. So she brought the dabba forward and the dabba broke while we were still in air. And when we got off, the tiffin dabbas were now separate, so they were in a hideous plastic bag. So she said, "Minnu de, tusi nahi khayal rakh de." So we went there. हम होटल पहुँचे तो पता चला जी डब्बा एयरपोर्ट पे रह गया मम्मी के हाथ से. ओ फिर जो मुसीबत पड़ी, then somebody had to take her all the way back to the airport, which was like 30 kilometers, bring the wretched food, and then she had that food. और हम तरसते रहे कि हमें भी शेयर करें. She wouldn't share it with us. She said नहीं ये मेरा खाना है. नहीं आप ये सब लोग मशवरा देते हैं कि वहाँ दिल्ली में भी खाना बनता है, वहाँ अच्छा खाना होता है, वो आप खाएं, आप क्यों यहाँ से साथ गए. तो वो कह रही हैं कि पता नहीं किहो जा खाना बनाते उत्थे, मैं तो वो खावांगी जो मैं. नहीं जी, मैंने उनके साथ सफ़र किया जब हम कोई कॉन्सर्ट टूर पे गए अमेरिका, और वहाँ पे जहाँ जाएं लोगों ने इतनी खातिर तवाज़े करके अपना खाना बनाया होता था और 10 चीज़ें. और मैं टू कॉम्पनसेट फॉर हर नॉट ईटिंग आई वुड ईट 3 times the amount I would normally eat. And out of embarrassment, and I would just say कि नहीं इनको डॉक्टर ने मना किया हुआ है ये नहीं खा सकती. All she would have was दही और रोटी. नहीं खाती थी वो. She would starve. Once we took a cruise when I was a kid. तो हमने क्रूज़ लिया, कराची से चलता था टू हांगकांग, और वो 15 दिन का सफ़र था राउंड ट्रिप. और फ्रॉम लाहौर टू बॉम्बे शी डिड नॉट ईट एनीथिंग. शी टुक फूड विद हर जो 2 दिन के बाद ख़राब हो गया क्योंकि उसको समंदर की हवा में उल्ली लग गई. वो सारा फेंका. शी स्टार्व्ड टिल वी गॉट टू बॉम्बे. शी हैड फूड. देन वी वेंट टू सिंगापुर. शी हैड फूड 5 days लेटर. कुछ नहीं खाती थी जहाज़ से. नो कॉम्प्रोमाइज़ इन ईटिंग, ड्रिंकिंग, एनीथिंग दैट शी डिड नॉट लाइक. So she was very rigid that way and very firm about certain rules. Or I think her good health was to be attributed to all the good food that she ate. And she overturned every law of dietary that we know now. She never ate salad. She never ate fruit. She smoked since the age of 4. So I don't know. There was something that she was doing right. Of course, she was doing everything right, and that is what she expected everyone to do. Also follow. हाँ नहीं, I guess. अच्छा अब आप मैं I'm sorry हमने ये गड़बड़ कर दी. I think लेकिन ये चीज़ें ख्वातीन हज़रात हमारे दिलों में इस तरह हैं कि वो जब भी उनका जिक्र आता है वो सिनेमा की तरह सब वो सीन सामने आ जाते हैं. और ये पर्सनल चीज़ें हैं जो आप वैसे नहीं जानते until somebody knows her that well, जो बता सकते हैं. तो नहीं, आई थिंक ये ह्यूमन एस्पेक्ट्स ये बिल्कुल उनका एक पार्ट एंड पार्सल है उनकी उनके आर्ट का, उनके फ़न का भी. किससे मैंने सुना कि आप एक तो म्यूज़िक के बारे में, हाँ आप ज़रूर आप सीखें, आप इल्म हासिल करें, उसके बारे में आप स्किल एक्वायर करें उस सब, एंड देन यू लिव अ लिटिल. So I think that is a very very important part of being an artist कि आप एक भरपूर ज़िंदगी गुजारें. बिल्कुल. और बिल्कुल इनकी तो इनसे क्या कहा जा सकता है, इनकी बिल्कुल बहुत भरपूर पूरी जितने भी अफकार या जितने भी अवामिल में हाथ पे हाथ रखा उन्होंने, बिल्कुल उसको टू परफेक्शन. नहीं जी, और मज़े की ये बात है कि उनको सीखने का इतना शौक़ था. पैशनेटली सीखती थी जो भी चीज़ उनको पसंद आती थी. एक ज़माने में मुझे याद है कि हम कराची आए हुए थे और उनको मैक्रमे का शौक़ पड़ गया. नाउ मैक्रमे वाज एब्सोल्युटली यूजलेस फॉर एनीबडी, मगर उन्होंने कहा मैंने सीखना है. सो शी वेंट टू अ फ्रेंड ऑफ आवर्स जिसको आता था, और हर रोज़ मेरी भाभी बेचारी लेके उनको जाती थी. 2 घंटे वो बैठती थी, मैक्रमे सीखती थी.
until she had perfected it, she did not give up. Then she had a brainwave and said, मैंने stuffed toys बनाने हैं. So she started making stuffed toys, and this phase went on for a few years. But the most amazing work she has done has been patchwork quilting. अच्छा. She would take 2-inch squares and put them in a way, और हाथ से सीती थी. It would take her 2 years to complete a quilt. But she was the most patient when it came to learning or executing something. तो वो इन्होंने इतनी चीज़ें की, and she just could not understand कि हम लोग क्या कह रहे हैं कि ये नहीं हम कर सकते, हम स्कूल में पढ़ रहे हैं या कॉलेज में पढ़ रहे हैं, या मैं गाना गा रही हूँ अब मैं और कुछ नहीं कर सकती. उन्होंने मेरे साथ भी कोशिश की, मुझे आर्ट सिखाने की कोशिश की. तब अल्लाह बख्श ज़िंदा थे, उनके पास लेके गई और कहा इसको आर्ट और स्केचिंग सिखाएं. फिर मुझे सितार के लिए टीचर रख के दिए, शरीफ खान पुंछ वाला. उनसे मैंने सितार सीखा 2 साल. फिर साथ में पढ़ भी रही थी. देन वन डे आई टोल्ड हर, आई सेड मम्मी मेक अप योर माइंड, मुझे बताएं आप क्या चाहती हैं, सबसे ज़्यादा मैं क्या करूं. तो शी सेड गाना. मैं कहा अच्छा फिर सिर्फ गाना, और कुछ नहीं सीखूंगी मैं. सो शी जस्ट कुड नॉट अंडरस्टैंड व्हाई वी वर नॉट डूइंग new things every day or learning new things. She occupied every waking hour with some activity or the other. I think थोड़ा सा हटके अगर इसको इस पैराई में भी देखा जा सकता है कि हालांकि उस वक्त एजुकेशन या फॉर्मल एजुकेशन का उस तरह से वो नहीं था. जी, उनको फॉर्मल एजुकेशन भी नहीं. दिस क्यूरियोसिटी एंड दिस डिज़ायर टू लर्न. और म्यूज़िक भी आप सोचें कि रेशमा को घर पे बुला के उन्होंने रखा महीना 2 महीने और उनसे सीखती रही. फिर तुफैल नियाजी घर आते थे, उनसे भी सीखती थी. There was no one she was not willing to learn from. मेहदी हसन साहब भी आते थे, उनसे भी सीखती थी. किसी की कोई चीज़ उनको अच्छी लगती थी, she would make sure that she learned it. And that was a remarkable quality. कोई शर्म उनको नहीं आती थी कि मैं सीनियर हूँ और रेशमा जूनियर हैं तो मैं इनसे सीखूँ. नहीं, she wanted to learn everything that she liked. कोई फेवर्ड पोइट्स, कुछ कंपोजर्स की कोई किस तरह से वो इंतखाब करती थी अरशद साहब? वो एक तो मैंने जैसे आपको बताया था कि उनको बहुत ये उर्दू लिटरेचर में उनका अच्छा मुताला था और वो बहुत गौर से और मतलब को जानते हुए वो चीज़ें सेलेक्ट करती थी. और फिर जो पोइट्री सेलेक्ट करती थी फिर उसकी मुनासबत से उनके जहन में कोई आइडिया तर्ज का आता था. फिर वो ये भी तर्ज का जब आइडिया आता था फिर वो सोचती थी कि इस तरह की तर्ज जो है फ़लाँ कंपोज़र अच्छी बनाएगा. और एक तरह से फेजेस भी हो सकते हैं. लाइक फॉर इंस्टेंस मुझे पता है कि वो बहुत उनको बहुत यानी पसंद करती थी रफ़ी गज़नवी साहब को, उनके स्टाइल ऑफ कंपोजिंग को. फिर हसन लतीफ़ थे, वो भी उनके फेवरेट थे. फिर काले खान थे, वो भी उनके फेवरेट थे. फिर बज़मी साहब उनके फेवरेट थे. तो कहने का मतलब कि वो फेजेस भी हो सकती हैं. कई दफ़ा आपको मेरे से कभी कोई पूछता है कि भाई आपको कौन सा रंग पसंद है, तो वो उस दिन पता नहीं कौन सा रंग होता है, वो उस दिन पसंद होता है. वो हमेशा वो एक ही रंग नहीं पसंद आता आपको. वो ज़हनी कैफियत भी होती है कि आप कैसे सोच रहे हैं तो आपको फिर उस दिन वो रंग पसंद आ जाता है. तो इसी तरह उनका भी था. और बहुत यानी वो इस बारे में वो भी थी, पक्की भी थी कि वो कहती थी नहीं, हाँ, अगर पसंद नहीं आती थी तो वो मुंह पे कह देती थी कंपोजर को बहुत पैड़ी है, बहुत पैड़ी, फिर बनाओ. किसी से कोई लिहाज हाँ, लिहाज तो था ही नहीं बिल्कुल. शी वाज सो आउटस्पोकन एंड आई थिंक एक जो ख्वाजा नजमुल हसन साहब का जो सुर का सफ़र का जो एक है आप लोगों का, वो एक इतनी अच्छी एक फुल बॉडी ऑफ वर्क है. एब्सोल्युटली. कि उससे यही होता है कि मतलब आप लोगों के हिसाब से आई थिंक एक पूरी डॉक्यूमेंटेशन हुई. बिल्कुल उनकी कमाल की डॉक्यूमेंटेशन. तो ये किस तरह से, हाउ डिड दैट कम अबाउट? मेरा ख्याल है पीटीवी ने अप्रोच किया था उनको. और मम्मी बहुत अपनी लुक्स के बारे में वेन थी
और अक्सर लोग पूछते हैं कि वो काली ऐनक क्यों लगा के रखती थी, क्योंकि वो कहती थी कि मेरी आंखों के नीचे रिंकल्स नज़र आएंगे। तो वो काली ऐनक पहन के ही टीवी पे आना चाहती थी। तो उन्होंने जब नजम ने कहा तो उन्होंने कहा कि नहीं, मेरी शक्ल अच्छी नहीं आएगी। तो उसने कहा नहीं मम्मा, हम कर लेंगे, आप करें तो सही। तो बड़ी मुश्किल से शी अग्रीड टू अपीयर ऑन टीवी एंड ऑफ कोर्स शी वाज ग्रेट इन दैट। एंड आइडिया ये था कि जो मम्मी की गाई हुई चीज़ें थीं, जैसे वो बातें तेरी, वो फसाने तेरे, वो कहते हैं रंजिश की बातें भुला दें, ये सारी चीज़ें अब सुनने में नहीं आ रही थी। तो वो मम्मी ने कहा कि ये गाएगी और मैं नई चीज़ें गाऊंगी। अच्छा। और फिर हमने पहाड़ी जो थी वो इकट्ठे गाई और कुछ गीत इकट्ठे गाए। सो इट टर्न्ड आउट टू बी अ गुड प्रोग्राम। अभी तो मैं जवान हूँ भी आपने जी बिल्कुल, वो भी हमने इकट्ठे गाया। लो फिर बसंत आई, जाग सोजे इश्क जाग, हफीज़ जलंधरी की उन्होंने हमारे एक मनचले दोस्त ने कहा भी, ये तायरा हो सकता है मुझे हमारे इस प्रोग्राम के बाद, एक हमारे मनचले दोस्त ने कहा भी आपने वो सुना था रात को जो प्रोग्राम चला है अभी तो मैं जवान हूँ और तायरा सैयद और मलिका प्रोग्राम, वो कहते हैं कि रेडियो पे मलिका ने अच्छा गाया और टेलीविज़न पे तायरा ने अच्छा गाया। नहीं, मुझे अक्सर लोग कहते थे कि आपको देखा कल रात को, बड़ा ही अच्छा प्रोग्राम था, मम्मी ने कमाल का गाया और आप इतनी अच्छी लग रही थी। एंड देयर वाज नेवर एनी टॉक ऑफ माय सिंगिंग और एनी प्रेज फॉर दैट। एक हमारे उधर से इशारे हो रहे हैं कि क्वेश्चन आंसर सेशन शुरू कर देना चाहिए, बट उससे पहले मैं चाहूँगी, एक हमारे पास एक वीडियो क्लिप है पुरानी। बहुत ये इसका वैसे थोड़ा सा बता दें आप इसको दिखाने से पहले कि ये कैसे हुआ। ये जी मम्मी को शौक चढ़ा था कि मैंने मूवीज़ में आना है, और उनकी शादी हुई भी थी, 2 बच्चे भी थे। तो उन्होंने मेरे वालिद को कहा कि मैंने बॉम्बे जाना है, मूवीज़ में एक्ट करना है। तो उन्होंने कहा ठीक है चली जाओ। मम्मी चली गई बच्चे लेके। वहाँ जाके जब उनको मेकअप करके पूरा दिन इंतज़ार करना पड़ा और एक शॉट के लिए इतने घंटे लगे, तो उन्होंने शाहजी को फ़ोन किया और कहा कि शाहजी मैं नहीं करना है काम। उन्होंने कहा अच्छा वापस आ जाओ। उन्होंने कहा मैंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। उन्होंने कहा विल टेक केयर ऑफ़ दैट, तुम वापस आ जाओ। सो शी ओनली रिकॉर्डेड 1 song फॉर दैट मूवी, which says a lot for my father's tolerance and for my mother's determination, that she got her way and my father agreed totally, no problem. And then she agreed, she wanted to leave it and he said okay, no problem. So एक गाना उनका जो था, ये fortunately BBC के पास था, वो आपको दिखाने लगी आयला। की बढ़ती लहरों की बदौलत पुखराज का नाम आसमान मौसीकी पर चांद की तरह चमक रहा है। लेकिन पुखराज की जिंदगी में ये पहला मौका है कि आपको वादिया टोन के कैमरा और माइक्रोफोन ने अपने औसाफ में जज्ब किया है, जिसे हम अपनी सुपर फिल्म कहाँ है मंजिल तेरी के साथ पेश करना बायसे फख्र समझते हैं। अब आप जम्मू की मलका मौसीकी पुखराज के दिलनवाज गाने से लुत्फ अंदोज होने के लिए तैयार हो जाएं। Oh
अच्छा, ये आम तौर पे होता है कि जब आपको मज़ा आने लगता है किसी चीज़ का, यानी वो गालिबन ये मिसरा जो है वो नहीं पसंद आया कि ये मज़ा पाक बाज क्या जाने, तो वो जैसे ही आया तो फ़ौरन। और ये प्री रिकॉर्डेड नहीं था, ये लाइव सिंगिंग होती थी। एक माइक बीच में होता था, जो म्यूजिशियंस आपको नज़र नहीं आते, वो कैमरे के पीछे बैठे होते थे और गाना जैसे जैसे एक्टिंग हो रही होती थी वही साथ साथ गाते थे। इसलिए उस ज़माने की जो एक्ट्रेसेस थी, दे हैड टू बी सिंगर्स ऑल्सो, सो दिस वाज डन राइट देयर ऑन द प्रेमिसेस ऑफ द स्टूडियो। कैन वी ओपन, वी आर ओपन टू अगर क्वेश्चंस, कोई सवाल जवाब, कुछ सवाल हैं? Hello, Tahira Syed, I want to hear a song from you. जी, मैं आपको सुनाती हूँ। Because we came to hear अभी तो मैं जवान हूँ। ओह, अच्छा, चले मैं आपको सुनाती हूँ। At least I'll be spared the questions. अभी तो मैं जवान हूँ, अभी तो मैं जवान हूँ, अभी तो मैं जवान हूँ, अभी तो मैं जवान हूँ। हवा भी खुशगवार है, गुलों पे भी निखार है, तरन्नुमें हजार है, बहार पुरबहार है। कहाँ चला है साकिया, इधर तो लौट इधर तो आ। अरे ये देखता है क्या, उठा सुबह सुबह उठा, सुबह उठा, प्याला भर के दे इधर, चमन की सिमत कर नजर, समा तो देख बेखबर, वो काली काली बदलियां, वो काली काली बदलियां उफक पे हो गई या, वो एक हुजूमे में कशा है, सूए में कदारवा। ये क्या गुमा है बदगुमा, समझना मुझको नातवा, ख्याले जोहद भी कहाँ, अभी तो मैं जवान हूँ, अभी तो मैं जवान हूँ, अभी तो मैं जवान हूँ। इबादतों का जिक्र है, निजात की भी फिक्र है, जुनून है सवाब का, ख्याल है अजाब का। मगर सुनो तो शेख जी, अजीब शय है आप भी, भला शबाबो आशिकी अलग हुए भी हैं कभी। हसीन जलवारेज हो, अदाएं फितना खेज हो, हवाएं इत्र बेज हो, तो शौक क्यों ना तेज हो। निगार हाय फितना गर, निगार हाय फितना गर, कोई इधर कोई उधर उभारते हो ऐश पर, तो क्या करे कोई बशर। चलो जी किस्सा मुख्तसर, तुम्हारा नुक्ताए नजर दुरुस्त है तो हो, मगर अभी तो मैं जवान हूँ, अभी तो मैं जवान हूँ, अभी तो मैं जवान हूँ, अभी तो मैं जवान हूँ। कोई और सवाल इधर? माइक्रोफोन। जी, ताहिरा आपसे ये पूछना चाह रही थी, जिस तरह मामा ने आपको, यानी कि आपको शौक़ नहीं था और ज़बरदस्ती गाना सिखाया, तो आपने अपने बच्चों को
सिखाने की कोशिश की या उनका इस तरफ रुझान है? अज़रा, जैसे मैंने आपको बताया कि मम्मी का जो विल पावर और डिटर्मिनेशन थी वो मुझ में नहीं थी, ना ही मैं अपने बच्चों को नाराज़ करना चाहती थी जैसे मैं उनसे नाराज़ हुई थी। तो सब्सिक्वेंटली जब वो पढ़ लिख गए और अपने अपने कामों पे चले गए, अब मुझे वो कहते हैं कि आपको ज़बरदस्ती चाहिए था करना, बट इट वाज जस्ट नॉट इन माय नेचर। ये पेरेंट्स का डिलेमा। हाँ, एग्जैक्टली। I mean, how much pressure do you put on a child? आज आप दोनों को लाइव देखा है, माशाल्लाह बड़ी खुशी हुई है। आप दोनों से सवाल है कि आप दोनों की जवानी का क्या राज है? हम 3 लोग हैं यहाँ। नहीं, मगर अभी आप दोनों से ये पूछना है, आप दोनों की जवानी का क्या राज है? नंबर 1। मेरा राज तो मेकअप है जी, इनसे पूछ लें। जी, नंबर 2 कि मलका पुखराज नो डाउट एक लेजेंड है हमारे मुल्क के लिए, तो हमारी आने वाली नस्लों के लिए क्या उनके नाम पे कोई इंस्टीट्यूट होना चाहिए? अच्छा, मैं देखिए, बात ये कि इंस्टीट्यूट तो मौजूद है। हमने जो ये बातें आपके साथ की, ये एक तरह से इंस्टीट्यूशनल बातें ही हैं। और ये इतने जितने बड़े बड़े लोग जिनका बहुत अब जिक्र हुआ, मेहदी हसन है, या ये मलिका पुखराज है, मैडम नूर जहाँ है, बरकत अली ख़ां है, बड़े ग़ुलाम अली ख़ां, ये सब लोग जो है ये हमारे लिए एक इंस्टीट्यूशन ही है। और हम इनसे जो कम अज़ कम म्यूज़िक की फील्ड में हैं लोग, जो गाना बजाना जो है वो उससे पैसे कमाते हैं जैसे मैं कमाता हूँ, तो हम इन्हीं लोगों के इंस्टीट्यूशन से निकल के आए हैं। मतलब इनके साथ उठे बैठे तो ये कुछ जो थोड़ा बहुत हमें आ गया है ये इसी वजह से है। तो हर वो शख्स जिसको म्यूज़िक का शौक़ है सीखने का, तो ये तो अब एक ये साइंस भी तरक्की कर गई है, आप डिजिटाइज हो गई हैं चीज़ें, आप सुन सकते हैं, आप उन्होंने फ़लाँ चीज़ कैसे गाई, उसमें कौन सा जमजमा लगाया, कैसे उसको कहने की कोशिश की, तो ये तो एक है ही चीज़। मैं ये समझता हूँ कि थोड़ा सा हम में जो कमी मैं देखता हूँ पहले के मुकाबले में, वो है कि हम अब जो आर्टिस्टिक काम है ना, उसकी कोई हमें बहुत बेचैनी नहीं होती। यानी हम जिस तरह पेंटिंग एग्जीबिशन भी जाया करते थे और गाना सुनने भी जाया करते थे, जो आर्ट जो है, हम एंटरटेन तो ज़रूर होना चाहते हैं, लेकिन आर्ट को नहीं देखना चाहते, खूबसूरत चीज़ों को नहीं देखना चाहते, हम अच्छा म्यूज़िक नहीं सुनना चाहते। ये एक थोड़ा सा मुझे कभी कभी फ़ील होता है। लेकिन आप यकीन करें, हम बहुत अच्छे लोग हैं और ये हमारी अच्छाई है कि इतने बड़े बड़े फ़नकार जो हैं वो हमारे इस खित्ते में पैदा हुए और जिनसे हमने भी आगे बहुत कुछ सीखा। Ira, my question to you is that my parents, I grew up listening to your mother's ghazals, but in my own mother's voice. अच्छा, एक्सक्यूज़ मी, एक सवाल वो मुझे जवाब देना था। वो है कि मैंने भी एक आर्ट सीखा है और जिसकी वजह से शायद आपको मेरी उम्र कम लग रही है, कि आई ट्राई एंड मैनेज अ स्माइल ऑन माई फेस व्हेन ऑल माई हॉर्सेस आर रनिंग बैकवर्ड्स। Well said. तो खुश रहें तो ये सही रहता है। जी, आप पूछ रही थी? जी, so parents were a great fan and very close to your mother, as I mentioned earlier when I met you a little while ago. जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि फ्यूचर क्या है गज़ल सिंगिंग का इन पाकिस्तान? ब्लीक, वेरी ब्लीक, बट वेरी अच्छा, इन्होंने ब्लीक कहा है और आई वुड हैप्पीली डिसएग्री। वो इसलिए कि मैं ये समझता हूँ कि जो मौसीकी है ना, ये सिखाई नहीं जाती। ये तायरा से मेरी बड़ी बहस रहती भी है और हमेशा, और ये सारा मुझे अभी देखिएगा आपके सामने, ये मुझे कहेंगी नहीं तुम्हारी वजह से ये सब कुछ खराबा पैदा हुआ है और तुम खराबियाँ करते हो। मौसीकी जो है वो सिखाई नहीं जाती, ये सीखी जाती है। अच्छा, मैं तो आपको सुन के ये बता सकता हूँ कि आपने अच्छा गाया या नहीं गाया, गाना तो आपको ही पड़ता है। तो आपने कैसे गाना है ये आपने सीखना है।
मैं शायद अलजबरा ज्योमेट्री आपको सिखा सकूं, लेकिन गाना तो आपने खुद सीखना है, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। तो अगर आपको गज़ल पसंद है और आपको गज़ल गायकी पसंद है या किसी का स्टाइल पसंद है, तो आप गाएं, सीख लें, क्योंकि ये तमाम चीज़ें हैं, मतलब वहाँ मौजूद हैं। आप अब तो नेशनल एकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स भी बन गई है, वहाँ भी आप आके सीख सकते हैं। ख़ास तौर पे नौजवान लोगों को अगर शौक़ है सीखने का, तो वहाँ भी हम आपको गज़ल सिंगिंग नहीं सिखाते, हम आपको म्यूज़िक सिखाते हैं। और ये फ़ैसला आपको ही करना है कि आपने गज़ल गानी है या नहीं गानी। मेरा ख़्याल में ब्लीक इसलिए भी नहीं, एक और वजह भी है कि गज़ल फॉर्म ऐसी है कि इसकी मिसाल नहीं मिलती। और दुनिया भर की शायरी में, हमारी अपनी उर्दू शायरी जो है, उसमें भी मेरा ख़्याल में 90% जो हिस्सा है उर्दू शायरी का, वो गज़ल फॉर्म में है। ये इतनी पॉपुलर फॉर्म, यानी 2 मिनट 2 मिसरों में आपको ऐसे ऐसी लुत्फ़अंगेज़ चीज़ें मिल जाती हैं। और वो जैसे अभी इन्होंने कहा था, मैंने कहा कि जी मैं खुश रहता हूँ हर हालत में। एक मुझे दाग का शेर याद आया, बहुत ही उम्दा है। अब देखिए 2 मिसरों में सारी बात और इतनी गहरी बात कह दी गई कि अच्छा हो तो क्या जाने करे क्या ये बुराई, अच्छा हो तो क्या जाने करे क्या ये बुराई, हम जान के दिल को कभी अच्छा नहीं रखते। बहुत ज़्यादा आसूदगी भी जो है वो मुज़िर है, थोड़ा सा गम होना चाहिए, फिर आप इंसान रहते हैं। तो कहने का मतलब है कि ये इतनी पॉपुलर फॉर्म है, ये कभी नहीं जाएगी, ये इसने बड़ी मारें खाई हैं। और क्लासिकल म्यूज़िक के लिए भी मैं ये कहूँगा कि इसने भी बड़ी मारें खाई, ये नहीं जाएगा कहीं। ये जब तक हम हैं, ये हमारे साथ चलेगा, किसी ना किसी तरीके से ये चलता रहेगा। अब मेरे ख्याल है ख़वातीन हज़रात, सॉरी बट अब टाइम हमारा ख़त्म हो गया है। अगर आप एक और गज़ल सुना दें, ये बातें तेरी ये फसाने तेरे। टाइम का कह रहे हैं ना, टाइम ख़त्म हो गया है। नहीं प्लीज़, 5 मिनट्स, 5 more minutes कर ले। वो बातें तेरी, वो फसाने तेरे, फसाने तेरे, वो बातें तेरी, वो फसाने तेरे, फसाने तेरे, शगुफ्ता शगुफ्ता बहाने तेरे, बहाने तेरे, बस एक दाग सजदा, बस एक दाग सजदा मेरी कायनात, बस एक दाग सजदा मेरी कायनात, जबीने मेरी आस्ताने तेरे, आस्ताने तेरे, जबीने मेरी आस्ताने तेरे, आस्ताने तेरे, वो बातें तेरी, वो फसाने तेरे, फसाने तेरे। वाह वाह वाह, क्या बात, वाह वाह। ख़वातीन व हज़रात, मैं चारों तरफ देख रहा था, जिस इन्हमाक से और जिस खुशी से आपने तारा को सुना है, खुदा की कसम गज़ल का मुस्तकबिल ब्लीक नहीं है। हाँ बस बिल्कुल सुनते रहे, गाने वालों का मुस्तकबिल ब्लीक है। और मैंने कैसे तारा आपको गलत साबित किया है, और ये मजमा सब गवाह है। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया जी। तायरा आपका भी, अरशद साहब आपका भी।
बहुत बहुत शुक्रिया। उन्होंने मेरा शुक्रिया अदा कर दिया। तो मैं कुछ सुनाऊंगा नहीं आपको, एक फैज़ के 2 मिसरे आपकी खिदमत में पेश कर देता हूँ। वो ये है कि जब भी अबरूए दरे यार ने इरशाद किया, जब भी अबरूए दरे यार ने इरशाद किया, जिस बयाबा में भी हम होंगे चले आएंगे। वाह, सिर्फ शायरी की बात। वाह वाह, क्या बात। बहुत शुक्रिया ख़वातीन हज़रात।